गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कार्बन 13 NMR के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने कुछ स्पेक्ट्रास भी डिस्कस किए थे। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि कैसे हमें कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा मिलता है कार्बन और हाइड्रोजन की कपलिंग की वजह से, और कैसे हम उसकी कपलिंग को रोककर हमें एक सिंप्लीफाई स्पेक्ट्रा मिलता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। द ब्रॉडबैंड प्रोटोन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा सपोर्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बाय डिस्प्ले राइट नंबर ऑफ सिग्नल्स एज प्रॉपर डेल वैल्यू फॉर द कार्बन एटम प्रेजेंट। बच्चों, यहाँ पर ये है कि जब हमने ब्रॉडबैंड प्रोटोन डीकपलिंग स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ ये डिस्कस किया था कि हमें एक सिंगलेट पीक देखने को मिलती है, और हमें जिस तरह का कार्बन होता है, जिस एनवायरनमेंट में होता है, जिस जगह वो एब्जॉर्प्शन शो करता है, वहाँ पर हमें पीक दिखाई देती है। हाउएवर सम वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो बच्चों, इस स्पेक्ट्रा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हमें लॉस हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। When the carbon 13 NMR is obtained using a technique called off resonance decoupling, the spectrum is simplified and at the same time some of the splitting information is retained. अब बच्चों, हमने कार्बन 13 NMR है, उसमें हमने एक और टेक्निक को यूज़ किया जिसे हम कहते हैं ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। इसके अंदर बच्चों हमने क्या करा कि जो हमारा स्पेक्ट्रा है उसके अंदर जो कुछ स्प्लिटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम उसमें यहाँ पर रिटेन रखते हैं, और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं हमारे वो जिस भी कंपाउंड या जो भी हमने अननोन कंपाउंड लिया है उसके स्पेक्ट्रा को समझने के लिए। यूजिंग ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग टेक्निक द कार्बन 13 न्यूक्लियाई आर स्प्लिट ओनली बाय द प्रोटोन डायरेक्टली बॉन्डेड टू दैम। यानी कि कार्बन 13 न्यूक्लियाई में उन्हीं प्रोटोन में स्प्लिटिंग, जो प्रोटोन उससे अटैच है वही उसके साथ कपल करते हैं, और उसी की वजह से उस कार्बन के अंदर हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो कार्बन एटम है उसके पास के जुड़े हुए प्रोटोन से वो कपल नहीं होगा, वह सिर्फ यहाँ पर कपलिंग से उन्हीं हाइड्रोजन के साथ में होगी जो कि उस कार्बन एटम के साथ में जुड़े होंगे। एज अ रिजल्ट द मल्टीप्लेट बिकम नैरो एंड नॉट रिमूव ऑल्दो एज इट फुल्ली डिकपल्ड स्पेक्ट्रा। यानी कि जिस तरह से फुल्ली डिकपल्ड स्पेक्ट्रा के अंदर हमें जो पीक देखने को मिल रही थी उसमें हमें सिंगल नैरो पीक देखने को मिल रही थी, हमें यहाँ पर वो पीक देखने को नहीं मिलेगी। हमें यहाँ पर जो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, उनके साथ जो कपल हुआ है, उसकी वजह से हमें कुछ स्प्लिटिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। Thus, the multiplate may still provide useful information without becoming complicated due to overlapping. अब जो पिछला वीडियो में अपन ने जब देखा था तो वहाँ मैंने आपको स्पेक्ट्रा भी बताया था कि किस तरह से हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है, और उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जो कपलिंग हो रही थी उसे हमने हटाया था। लेकिन उसको हटाने से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पा रही थी। उसे लाने के लिए हमने क्या करा कि हमने ऑफ रेजोनेंस टेक्निक को अप्लाई किया। यहाँ पर बच्चों जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें हमें वही स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाई देता है जिसमें कि जिस कार्बन एटम से जो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं जिनके साथ में वह कपल हुआ है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, यानी कि जो हमारा कार्बन एटम है उससे कितने प्रोटॉन जुड़े हुए हैं इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाती है। इन अ CMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड यूजिंग ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग the carbon 13 nuclei are split by the proton directly bonded to them and not by any other proton। यानी कि कार्बन 13 न्यूक्लियाई से जो प्रोटॉन जुड़े हैं वही हमारे को पीक देंगे, उसके अलावा के प्रोटॉन हमें किसी भी तरह की पीक नहीं देंगे, उनके साथ किसी भी तरह की कपलिंग यहाँ पर नहीं होती। टू बॉन्ड कपलिंग CH आर नॉट ऑब्जर्व, यानी कि यहाँ पर हमें और भी यदि प्रोटॉन की कपलिंग है वो देखने को नहीं मिलती है। दीज रिजल्ट आर सीन इन द प्रोटॉन डिकपल एंड ऑफ रेजोनेंस डिकपल CMR स्पेक्ट्रा ऑफ 1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन and para hydroxybenzaldehyde. The technique of resonance in some
व्हाट ऑर्डर अ न्यूअर एंड मोर कन्वीनियंट टेक्निक। बच्चों ये बहुत ही नई टेक्निक है। ऊपर जो मैंने आपके नाम लिए हैं 1,1,2,2 ट्राइक्लोरो प्रोपेन का और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का, बच्चों इन स्पेक्ट्रास को अभी हम डिस्कस करेंगे और इनमें देखेंगे कि किस तरह से हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। साथ ही इस टेक्निक को हम DEPT NMR कहते हैं, यानी डिस्ट्रो ट्राइनोलेस एनहेचमेंट बाय पोलराइजेशन ट्रांसफ़र टेक्निक भी इसको कहा जाता है। और इसमें हमारे जो कार्बन एटम के साथ में अटैच हाइड्रोजन है, जिसके साथ में वो कपलिंग हुई है, उनके नंबर भी हम लोगों को पता लग जाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि आपका जो प्रोटॉन NMR है उसमें हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में पता लगता है, लेकिन ये स्पेक्ट्रा हमें क्लियरली बता देता है कि जो हमारा अननोन कंपाउंड है उसके पर्टिकुलर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मैंने जो ऊपर आपसे स्पेक्ट्रा की बात करी थी, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको अब आप यहाँ पर समझिए कि कितनी पीक हमें यहाँ दिखाई। पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल्स लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर एक कार्बन, 6 कार्बन आपके बेंजीन रिंग के हैं, 6 के अलावा एक कार्बन यहाँ ऊपर है, 2 3 यानी 6 + 3 यानी कि आपके 9 सिग्नल्स मिलने चाहिए। मगर हमें कितने सिग्नल मिल रहे हैं बच्चों यहाँ पर हमें कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमें यहाँ पर 6 सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये 6 सिग्नल कैसे मिल रहे हैं बच्चों कि फर्स्ट आपका इसकी वजह से मिल रहा है, एक आपका ये और एक 3 सिग्नल हमें यहाँ मिल रहे हैं। एक आपका यहाँ पर ये जो कार्बन है ये सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है और ये 2 आपके सेम केमिकल एनवायरनमेंट में हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 सिग्नल आपके हो गए। और 5 6 अब आप यहाँ देखिए ये कार्बन और इस कार्बन की वजह से भी आपको पीक देखने को मिलेगी। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों की आपको कहाँ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए C9 आपको अब पास में मिल रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पर ये देखिए कि C7 यानी हम इस कार्बन की बात करें जो कि डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, यानी वो हमें कितनी ज़्यादा हाई रेंज में हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन शो करता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। इसी तरह से आप ये देखिए कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच C2 और C6 इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सिमिलर है, इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सिमिलर है, उसके लिए हमें पीक देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर देखिए कितना स्लाइटली केमिकल शिफ्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। साथ ही आप ये देखिए जो C1 है आपको यहीं पास में यहाँ C1 के लिए भी एक पीक देखने को मिल रही है, इसी तरह से आपको C4 के लिए मिल रही है और C8 के लिए मिल रही है और C8 आपका यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है। और 4 कार्बन एटम के लिए आप देखिए बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड में आपको पीक मिल रही है, क्योंकि एक तरफ ये बेंजीन का एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ आपका कार्बन एटम है। इसी तरह से बच्चों ये कौन सा स्पेक्ट्रा है हमारा, द प्रोटॉन डीकपलिंग कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा। यहाँ पर हमें सिंगल पीक देखने को मिल रही है। वहीं बच्चों अब आप यहाँ पर वेरिएशन देखिए। अब मैं यहाँ आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये पूरा आपका एरोमेटिक सिस्टम है। अब बच्चों यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, वजह यह है कि आप यहाँ पर पीक देखिए CHO से जुड़ा हुआ है बच्चों, यहाँ पर एक प्रोटॉन है। अब उस प्रोटॉन की वजह से यहाँ हमें डबलेट मिल रहा है, यानी कि जो कार्बन एटम पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी से कपल हुआ है। इसी तरह से आप देखिए ये 2 पीक हमें मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पे अब 3, इसी तरह से 4 सिग्नल्स हमें देखने को मिल रही है, आपके सॉल्वेंट का है। तो बच्चों यहाँ पर आप वेरिएशन देखिए कि ये जो हमारा ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग स्पेक्ट्रा है ये कैसे आपको क्लियर कर रहा है कि हमारे जो प्रोटॉन हैं उनके अंदर हमें किस तरह से वो कार्बन के साथ कपल होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन का हमें उस कार्बन से जो अटैच होता है उनको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के सिग्नल्स की बात करें
तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था n+1 रूल फॉलो हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यदि किसी भी तरह का प्रोटॉन नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें सिंगलेट मिलेगा, लेकिन यदि वहाँ पर एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है तो हमें डबलेट मिलेगा, यदि 2 प्रोटॉन जुड़े हैं तो हमें ट्रिपलेट मिलेगा, और यदि 3 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं तो हमें क्वाड्रेट वहाँ पर देखने को मिलता है। और अभी अभी हमने इसी चीज़ को आगे डिस्कस किया है। आगे है फॉर रूटीन वर्क कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड इज रन ट्वाइस। फर्स्ट द सिग्नल इज ब्रॉड बैंड प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रम इंडिकेट द नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम एंड देयर केमिकल शिफ्ट। यानी कि जो हमारा ब्रॉड बैंड प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रा है वो हमें नॉन इक्विवेलेंट कार्बन के बारे में बताता है और किस तरह से उनमें केमिकल शिफ्ट होता है इसके बारे में हमें बताता है। जबकि द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पीक ऑफ इन द ऑफ रेजोनेंस डिकपल स्पेक्ट्रम इंडिकेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू ईच कार्बन एटम। और यदि ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम की बात करें तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी पता लगता है जो कि उस कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। अब बच्चों आगे बात आती है लाइन इंटेंसिटी रिकॉग्नाइज ऑफ कार्बन दैट डू नॉट बियर प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम कपलिंग। बच्चों यहाँ पर इसे समझने की चीज़ है कि हमने जो रेजोनेंस स्पेक्ट्रा पढ़ा है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो हमारी पीक है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। यानी कि यहाँ पर हम पीक की इंटेंसिटी को भी डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ पर इंटेंसिटी जो है, अभी पिछला स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो वहाँ हमने वेरिएशन देखा है कि कुछ की तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, कुछ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम थी। One can usually recognize in the CMR spectrum the presence of carbon which do not bear proton from their low intensity to C double bond O the phenyl। अब बच्चों यदि हम CMR जो है, अभी हमने ऊपर स्पेक्ट्रा पढ़ा था, उसमें CO की जो हमें पीक नज़र आई थी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम थी। और वो इंटेंसिटी किस वजह से कम थी कि उसमें किसी भी तरह का प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं था। दो क्वाटर्नरी कार्बन टेंड टू हैव लो रिलैक्सेशन टाइम। और इसकी वजह क्या है कि जो हमारा क्वाटर्नरी कार्बन है उसके लिए भी हमें जो इंटेंसिटी मिलती है वो काफ़ी लो मिलती है, क्योंकि जो उसका रिलैक्सेशन टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। द प्रोटॉन बियर कार्बन नॉट ओनली हाउ शॉर्ट रिलैक्सेशन टाइम बट दे ऑल्सो एक्सपीरियंस इन एडिशन द एनहेंस द लाइन इंटेंसिटी कॉज बाय द न्यूक्लियर ओवरहाउस इफेक्ट। और न्यूक्लियर ओवरहाउस इफेक्ट की वजह से भी जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर जाती है। मोreover स्मॉल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल द सॉल्वेंट यूज इन PMR CdCl3 C6D6 also tend to have carbon with long relaxation time। यानी कि CdCl3 और C6D6 जो सॉल्वेंट हम PMR में यूज़ करते हैं तो उनकी वजह, उसका भी जो यदि हम CMR के अंदर यदि उनका स्पेक्ट्रा देखें तो हमें वहाँ पर पीक जो है वो लो इंटेंसिटी की मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ड्यूटेरियम सॉल्वेंट like CdCl3 give CMR signals which are split by coupling to deuterium। यानी कि यदि हम CdCl3 का यदि हम स्पेक्ट्रा देखें तो क्या करता है बच्चों, ड्यूटेरियम के साथ में वो कपल कर जाता है। और हमें अब यदि हम इनकी मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो है 2Ni+1। यहाँ पे ड्यूटेरियम के लिए बच्चों I जो है उसकी वैल्यू 1 है। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर यदि ड्यूटेरियम अटैच है तो कार्बन 13 के लिए जो हमें सिग्नल मिलता है उसमें बच्चों आप ये देखिए 1:1:1 का हमें ट्रिपलेट देखने को मिलता है। यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है पीक की, उसका जो रेशो है बच्चों वो क्या है, 1:1:1 होता है। इसी तरह से बच्चों केमिकल शिफ्ट की बात करें तो हम इसमें केमिकल शिफ्ट है वो हमें ये भी बताता है कि जो हमारे सिमेट्रिकल आयंस हैं, यानी कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल यदि सिमेट्रिकल है तो उसके पीक में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। और हम कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा से बहुत ही आसानी से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें किस तरह की वो सिमेट्रिकल है या फिर वो सिमेट्रिकल नहीं है। बच्चों मैंने डीकपलिंग स्पेक्ट्रम की बात करी थी, ये एक और स्पेक्ट्रा है जिसका एग्जांपल हमने लिया था
1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। बच्चों इस स्पेक्ट्रा में भी आप ये देखिए, आपको TMS की सिंगल पीक नज़र आ रही है, ये रही। इसी तरह से आप ये देखिए, इस CH3 के लिए आपको यहाँ पर मिल रहा है, इस C के लिए आपको पीक बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड में देखने को मिल रही है, और इस CH के लिए आपको पीक यहाँ पर देखने को मिल रही है। बच्चों ये वो स्पेक्ट्रा है जहाँ पर कि प्रोटॉन के साथ यहाँ पर कपलिंग नहीं हो रही है कार्बन की। अभी दूसरा स्पेक्ट्रा हम देखते हैं तो आपको यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा। CH3 के लिए हमें क्वार्टेट देखने को मिल रहा है। इसी तरह से इसमें चूँकि कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमें सिंगलेट देखने को मिल रहा है, और CH2 दो प्रोटॉन प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर हमें ट्रिपलेट देखने को मिलता है। कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल रिजल्ट इन सिंप्लीफाई द स्पेक्ट्रम। बच्चों हमारा कोई भी स्पेक्ट्रम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दस द कार्बन 13 ऑफ द मिथाइल ग्रुप इन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आई इक्विवेलेंट बाय रैपिड रोटेशन विच इज ऑफ द प्रोटॉन ऑफ द मिथाइल ग्रुप। बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें कि सिंगल बॉन्ड में जनरली जो है रोटेशन होता है, और रोटेशन की वजह से जो आपका जो कपलिंग है वो प्रोटॉन के साथ में हो जाती है। लेकिन यदि यही रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो या हम किसी साइक्लिक सिस्टम की बात करें तो हमें यहाँ पर वो वेरिएशन देखने को मिलता है। दस द CMR स्पेक्ट्रम और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड शो ओनली 2 पीक। यहाँ पर हमें 2 पीक देखने को मिल रही है। सिमिलरली इन द कार्बन 13 स्पेक्ट्रम इथाइल फिनाइल एसीटेट की यदि हम बात करें 1C ओनली 8 सिग्नल, तो हमें 8 सिग्नल देखने को मिलते हैं 10 कार्बन एटम के लिए। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि जो आपका फिनाइल है यानी कि आपका जो बेंजीन रिंग सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, इसे बच्चों अपन ने ऊपर भी डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ और यहाँ डायग्राम से समझती हूँ, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। अपन ने आप ये देखिए कि ये आपका पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन पे क्या हुआ कि ये तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए, ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए और ये दो, यानी कि यदि हम पैरा पोजीशन की बात करें तो 1 2 3 4 सिग्नल हमें बेंजीन रिंग के लिए मिलते हैं, और उससे जो अटैच ग्रुप है उसके एब्जॉर्प्शन अलग मिलेगा। जैसे कि हमने इथाइल फिनाइल एसीटेट का हमने लिया, इसको अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बच्चों यदि हम मेटा पोजीशन की बात करें, यहाँ मेटा पोजीशन पे आपका एक ग्रुप जुड़ गया है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया, चूँकि यहाँ X से जुड़ा हुआ है इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। यानी कि अब इस बेंजीन रिंग सिस्टम के लिए हमें 6 एब्जॉर्प्शन देखने को मिलते हैं। अब नीचे जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ती हूँ, अब उसको अब आसानी से समझ पाएंगे बच्चों। आप देखिए, सिमिलरली इन द कार्बन 13 स्पेक्ट्रम इथाइल फिनाइल एसीटेट 1C ओनली 8 सिग्नल्स ऑल्दो द कंपाउंड हैज़ 10 कार्बन एटम। फिनाइल C2C6 आर इक्विवेलेंट एज C3 एंड C5 आर। जिस तरह की C2 और C6 कार्बन इक्विवेलेंट है उसी तरह से C3 और C5 कार्बन भी इक्विवेलेंट होते हैं। वन कैन देयरफॉर differentiate among ortho, para and meta hydroxyl acetophenone merely for the number of CMR signals in the para isomer only 6 signal मैंने अभी आपको बताया था are expected, यानी कि वहाँ पर हमें सिर्फ 6 सिग्नल देखने को मिलते हैं। since only 6 non equivalent carbon are present C2 C6 और इसी तरह से C3 और C5 हमने कहा था वो इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट के हैं। ऑन द अदर हैंड इन बोथ द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर 8 सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड सिंस ईच आइसोमर नाउ हैज़ 8 नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम। अनदर रिलेटेड एग्जाम्पल इज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 2 डाइस्ट्यूमर आइसोमर ऑफ 1,3,5 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बच्चों यदि हम 1,3,5 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो when the examine the proton decouple spectra of the 2 isomer, it is seen that the one isomer show only 3 signal। एक आइसोमर हमें 3 सिग्नल दे रहा है। In this isomer all the methyl group must be cis, यानी कि तीनों मिथाइल ग्रुप cis पोजीशन पे हैं। As all the methyl group are equatorial, only 1 CMR signal is expected। और सारे जो चूँकि इक्विटोरियल पे तो हमें सिग्नल जो मिलेगा वो
सिंगल मिलेगा। इन अ सिमिलर फिशन वन सिग्नल ईच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग इक्विटोरियल CH2 एंड CH ग्रुप के लिए। इन द अदर आइसोमर हाउएवर 2 इक्विटोरियल मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है आर इक्विवेलेंट टू गिव सिग्नल, वो दोनों का सिग्नल हमें इक्विवेलेंट मिलेंगे, लेकिन जो एक एक्सल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों उसके लिए हमें डिफरेंट सिग्नल देखने को मिलता है। फ्रॉम सिमिलर आर्ग्यूमेंट वन इन असाइन डाइलिंग विथ डाइलिंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ CH2 ग्रुप। अब यहाँ पर हमें 2 सिग्नल मिल रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ CH2 ग्रुप के लिए, जो कि क्या हो गया कि अब जो एक CH3 ग्रुप था वो हमारा एक्सल पोजीशन पे जाते ही यहाँ पर उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट था वो बदल गया है। एज वेल एज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ CH ग्रुप। अब यहाँ पर CH ग्रुप का भी जो सिग्नल है हमें वहाँ पर 2 देखने को मिलते हैं। द इक्विवेलेंसी और नॉन इक्विवेलेंसी ऑफ कार्बन इज देयरफॉर just the same way as has been delayed the proton. To the chemically equivalent proton, carbon must also be stereochemically equivalent. यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि यदि हमारा जो कार्बन है या प्रोटॉन है यदि वो इक्विवेलेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टीरियोकेमिकली भी इक्विवेलेंट होगा। Thus in an medium distereotropic carbon will display different signal while enantiomers carbon will not. अब बच्चों यहाँ पर आपको स्टीरियो आइसोमर से समझिए। अब आपको मैं इसका एग्जांपल आपको समझाती हूँ। पहले तो बच्चों हम ये ऑर्थो एंड पैरा मेटा पोजिशन की का डिस्कस करेंगे कि वहाँ हमें किस तरह से वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये दोनों सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट में ये दो, यानी कि आप यहाँ से डिफरेंस कर दिए 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, इस तरह की हमें पीक मिलेगी। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 3 7 6 7 8 सॉरी 8 हो गया बच्चों, 2 तो ऊपर हो गए ना, 6 तो बेंजीन रिंग का हो गया, 8 पीक मिलेगी। इसी तरह से आप यहाँ मेटा में भी देखिए, केमिकल एनवायरनमेंट में वहाँ समझाया था आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 पीक हमें देखने को मिलती है। ये है डिफ्रेंशिएट कि ऑर्थो या पैरा यदि आपके सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें आपको वेरिएशन किस तरह से मिलता है। इसी तरह से बच्चों अपन बात करें केमिकल शिफ्ट की, द कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट नॉर्मली रेंज बिटवीन 0 to 200। बच्चों यहाँ पर आप इसको समझिए कि यदि हम प्रोटॉन NMR की बात करें तो जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वह 0 to 10 है, मगर हमें यदि हम कार्बन 13 NMR की बात करें तो वो रेंज बढ़कर कितनी होगी 0 to 200, कितनी होगी 0 to 200, यानी कि these represent the separate the chemical shift of about 20 times that of the proton NMR, यानी प्रोटॉन NMR के कंपैरेटिवली हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बच्चों मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिया था, अब यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम आप समझने की कोशिश करिए। ये सारे जो आपके जो CH3 ग्रुप हैं वो बच्चों इक्विटोरियल पोजीशन पर हैं, और उन इक्विटोरियल पोजीशन की वजह से जो CH2 हैं, मैं अलग से करती हूँ, ये जो CH2 है ये केमिकल एनवायरनमेंट इनका सिमिलर हो गया। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखिए इस वजह से आपको 3 पीक देखने को मिल रही है। अब डिफरेंस आप देखिए कि यदि हम ट्रांसपोजिशन की बात करें, अब आप इस डिफरेंस देखिए, अब यहाँ पर CH3 ऊपर जाते ही इस प्रोटॉन और इसका केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया। अब इन दोनों के लिए हमें 2 पीक देखने को मिलेगी और इन CH3 के लिए सिंगल पीक देखने को मिलेगी। इस CH3 के लिए आपको अलग पीक देखने के लिए मिलेगी और इसके लिए भी आपको अलग पीक देखने को मिलेगी। यानी टोटल कितने सिग्नल हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों ये डिफरेंस है कि कैसे आपके जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं कार्बन 13 NMR के अंदर। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं कि आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस कंपाउंड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अ सैंपल कोरिलेट चार्ट डिपिक्टिंग द जनरल रीजन ऑफ कार्बन 13 एटम इन सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट केमिकल क्लासेस इज गिवन। बच्चों यदि हम केमिकल शिफ्ट की बात करें तो हमने रेंज देखी है कि जो हमारा प्रोटॉन NMR है उसमें जो एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिल रहा है वो कहाँ देखने को मिल रहा है 0 से 10 के बीच में,
वहीं यदि हम इसकी बात करें कार्बन 13 NMR की, तो वो रेंज 20 टाइम बढ़ के 0 to 20 के अराउंड हो गई है। दस देयर इज एन ओवरऑल सिमिलैरिटी टू प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट। और वो जो हमारा प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट था वो क्या था बच्चों, बहुत कम देखने को मिल रहा था। गोइंग डाउनफॉल फ्रॉम TMS, the order of alkyl substituted alkene, olefin and aromatic aldehyde and ketone is the same is both the cases। यानी कि यदि हम एरोमेटिक एलिफेटिक की बात करें तो जो हमें प्रोटॉन NMR में जो रेंज मिल रही थी वो बहुत कम मिल रही थी, लेकिन यदि हम कार्बन 13 की बात करें तो वही रेंज 0 से 200 के बीच में होगी। द चेंज विद इन दिस रीजन कैन बी को रिलेट विथ स्ट्रक्चर वेरिएशन इन डिफरेंट केमिकल क्लासेस। और जो हमें जो ये डिफरेंस बच्चों देखने को मिल रहा है, जो चेंज देखने को मिल रहा है, वो डिफरेंट केमिकल क्लासेस की वजह से देखने को मिल रहा है कि हमारा जो कार्बन है वो किस तरह से कोई किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो किस तरह से वो हाई फील्ड वो डाउन फील्ड में जाकर एब्जॉर्प्शन को शो करेगा। एज ए गाइडलाइन प्रिंसिपल द कार्बन एटम शो अ केमिकल शिफ्ट विच इज 15 to 20 टाइम एज ग्रेटर एज दैट ऑफ द प्रोटॉन अटैच टू इट। यानी कि जो हमारा प्रोटॉन यदि इससे अटैच है तो हम देखेंगे कि जो हमारा केमिकल शिफ्ट है कार्बन का वो 15 से 20 टाइम बढ़ जाता है और हमें जो पीक मिलती है वो बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड में या अप फील्ड में देखने को मिलेगी। अब बच्चों आती है बात कि कार्बन 13 NMR के अंदर हमें जो शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, जो हमें केमिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, उसकी रेंज क्या क्या है। तो बच्चों यदि हम एल्केन की बात करें तो हम देखते हैं कि 0 से 50 के बीच में ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो बच्चों आप ये देखिए 75 से ये आप देखिए 80 के बीच में आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, वो आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिलेगा। वहीं यदि हम बात करें CO और CN बॉन्ड की तो हम ये देखते हैं कि वो हमें लगभग 20 से 80 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर ये देखिए, यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो 100 से 150 के बीच में हमें एरोमेटिक सिस्टम के लिए कार्बन 13 के अंदर पीक देखने को मिलती है। उसी रेंज के अंदर हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों हमने पिछले स्पेक्ट्रा भी डिस्कस किया था कि हमारा C डबल बॉन्ड O जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसमें हमें किस तरह से पीक देखने को मिलती है। आप ये देखिए कि वो पीक हमें बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड में जाके मिली थी और जिसे हमने आइडेंटिफाई किया था कि वो कितनी ज़्यादा हमारी डाउनफील्ड में है। बच्चों मैं एक बार फिर से आपको वो पीक दिखाऊंगी क्योंकि मैंने वो रेंज बताई है। आप ये देखिए 150 से 200 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि जो हमने फर्स्ट स्पेक्ट्रा जो हमने CO का देखा था उसमें आप ये देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हमें डाउन फील्ड में एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कि हमें 200 के अराउंड, यहाँ देखिए बच्चों कि हमें कैसे 200 के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बच्चों जो मैं आपको यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको ये सारी डिस्कशन देखने को मिलेगा जो हमने सारा कुछ अभी जो पढ़ा है कि किस तरह से हमें ऑर्थो पैरा या मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग सिस्टम है तो उसमें हमें किस तरह से कार्बन के पीक्स में हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इसके लिए ये स्पेक्ट्रा सबसे ज़्यादा स्पेसिफाई है कि पैरा में मैंने आपको बताया था कि हमें कितने सिग्नल मिलने चाहिए। बच्चों यहाँ पर यदि 2 सिग्नल तो आपके यहाँ हो गए, यदि इसको अपन x मान ले 8 और 9 को यदि अपन कंबाइन करके 1 सिग्नल माने तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सिग्नल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से यदि हम पैरा सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो यहाँ पर हमें 6 सिग्नल देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बच्चों आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन एटम है, ये देखिए कार्बन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से हमें वेरिएशन मिल रहा है। C1 हमें बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड में मिल रहा है जबकि हमें 8 की पीक काफ़ी अपफील्ड में देखने को मिल रही है। उसकी वजह ये है कि जो C1 वाला कार्बन है वो पूरा एक एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग का कार्बन है। इस वजह से इसकी पीक हमें बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड में जाके मिल रही है जबकि हमें
दूसरी जो हमें C8 की पीक है जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मगर इसकी पीक हमें अपफील्ड में जाके मिल रही है, क्योंकि यदि हम इनका हाइब्रिडाइजेशन भी देखें तो वो जो कार्बन है हमारा C4 कार्बन एटम है, C1 कार्बन एटम है, C4 कार्बन एटम में इसमें आप एडिशन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें आपका किस तरह से sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो भी वेरी कर रहा है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अपफील्ड में होगा या डाउनफील्ड में होगा। तो बच्चों मुझे मैं लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कार्बन 13 NMR में किस तरह से एब्जॉर्प्शन मिलता है और किस तरह से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की भी इंफॉर्मेशन इसमें से मिल जाती है। तो बच्चों आज हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने कार्बन 13 NMR में ब्रॉडबैंड डीकपलिंग स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा और दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट होने की वजह से हमें कार्बन 13 NMR में पीक्स नज़र आती हैं। धन्यवाद।